हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज अर्थशास्त्र से रिलेटेड 20 क्वेश्चन। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। ठीक है, आइए तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, कभी कभी समाचारों में आने वाले पद व्यापारी छूट दर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट को निम्नलिखित में कौन सबसे सही स्पष्ट करता है। तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि यह बैंक द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों के डेबिट कार्ड से भुगतान लेने पर लगाया जाने वाला शुल्क है। इसको आसान भाषा में ऐसे समझिए कि मान लेते हैं कोई व्यापारी है, हम ग्राहक हैं, हम उस व्यापारी को पे कर रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है, डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से। यहाँ ऑप्शन में एक ही चीज है तो एक ही चीज मान के चलेंगे, लेकिन होता है दोनों, डेबिट कार्ड से या ग्राहक जो है एक व्यापारी को पे कर रहा है। तो क्या है, ये इस पेमेंट पे क्या होगा, व्यापारी से बैंक कुछ प्रतिशत क्या है वो लेता है, वही होता है व्यापारी छूट दर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ठीक है, और डेबिट कार्ड पे तो कुछ कम होता है, क्रेडिट कार्ड पे कुछ अधिक प्रतिशत काटता है। साथ ही साथ कहीं पे यदि स्वाइप करके पे कर रहे हैं तो उस स्थिति में कम यहाँ व्यापारी छूट दर यानी कि व्यापारी से लिया जाता है, और ऑनलाइन पे कर रहे हैं तो कुछ ज़्यादा। तो आइए देखते हैं। मर्चेंट डिस्काउंट वह शुल्क होता है जो एक व्यापारी को प्रत्येक डेबिट या क्रेडिट लेन देन पर बैंक को देना होता है। यह शुल्क कार्ड से भुगतान स्वीकार करने की सुविधा के लिए लगाया जाता है। सिंपल से समझें तो बस यही होता है। थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ ऐड तो हमने बहुत कर लिया लेकिन पूरा देखेंगे नहीं। मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है, तो वही है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, वह शुल्क है जो कोई व्यापारी जैसे कि दुकानदार हो, रेस्तरां हो मालिक, रेस्तरां मालिक हो, ऑनलाइन विक्रेता हो, प्रत्येक क्रेडिट या डेबिट कार्ड लेन देन पर बैंक को भुगतान करता है। यह शुल्क ग्राहक से कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने की सुविधा के लिए लगाया जाता है। तो किसी किसी देश में बहुत कम या नहीं बराबर या फिर जीरो भी रखा जा सकता है, जरूरी नहीं, लेकिन ये टर्म है जो जानना है। एमडीआर कई पक्षों को भुगतान करने के लिए लगाया जाता है जो कार्ड लेन देन को संभव बनाते हैं। ठीक है, बैंक यदि कहे तो व्यापारी का बैंक कार्ड से भुगतान स्वीकार करने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, कार्ड नेटवर्क जैसे वीजा, मास्टर कार्ड, रुपए जो भुगतान नेटवर्क प्रदान करते हैं जिसके माध्यम से लेन देन संसाधित होते हैं। फिर जारी करता बैंक, ग्राहक का बैंक जो क्रेडिट या डेबिट कार्ड जारी करता है। यह सभी लेन देन को सुरक्षित और सुचारू रूप से पूरा करने में शामिल होते हैं, और एमडीआर उन सेवाओं के लिए उनकी फीस है। साथ ही साथ एमडीआर के लिए भी कहा जा सकता है, सिंपली तो भारत में इसको हतोत्साहित किया जाता है। जैसे मतलब ये जो एमडीआर लगा जा रहा है वो व्यापारी अपने खाता से न कटवा के क्या हो सकता है, ग्राहक से वसूल कर सकता है, बट भारत सरकार इसको हतोत्साहित करता है कि ग्राहक से नहीं लेना है। तो ये एक तो नियम हुआ, हो सकता है ग्राहक से ही जोड़ के ले लिया जाता है। ठीक है, अब इसको इस रूप में भी देख सकते हैं, लेकिन वो तो बोलता है प्लेटफॉर्म फी ले रहे हैं, जैसे पेटीएम हो गया, गूगल हो गया, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, करे हैं। ये सभी पक्ष लेन देन को सुरक्षित और सुचारू रूप से पूरा करने में शामिल होते हैं, और एमडीआर उन सेवाओं के लिए उनकी फीस है। एमडीआर की गणना कैसे की जाती है? एमडीआर को आमतौर पर लेन देन राशि के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह प्रतिशत विभिन्न कारकों के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकता है, कार्ड का प्रकार के आधार पर भी भिन्न भिन्न हो सकता है। ठीक है, चलिए ये उदाहरण देख लेते हैं। वही है कि मान लीजिए कि दुकानदार अपने ग्राहक से डेबिट कार्ड से 1000 रुपये का भुगतान स्वीकार करता है और एमडीआर 1%, तो इस स्थिति में दुकानदार को एमडीआर के रूप में कितना देना पड़ेगा, तो 10 रुपये। ठीक है, भुगतान करना होगा, दुकानदार को अपने खाते में 900 रुपये मिलेंगे। ठीक है, एमडीआर का प्रभाव क्या है, व्यापारियों पर पड़ सकता है, ग्राहकों पर भी पड़ सकता है। खैर एमडीआर व्यापारियों के लिए एक लागत है और वे इसे अपनी कीमतों में शामिल कर, मतलब कि कीमत बढ़ाकर उसको रख सकते हैं ताकि वो जितना लेना चाहते हो उतना ले ले, और बाकी जो एमडीआर दे रहे हैं आपके खाते से जा रहा है, ग्राहक को ही चुकाना पड़ रहा है। ग्राहकों पर कुछ मामले में व्यापारी ग्राहकों से कार्ड से भुगतान करने पर अतिरिक्त
शुल्क ले सकते हैं, लेकिन यह भारत में आमतौर पर क्या किया जाता है, हतोत्साहित किया जाता है, मतलब इसको बढ़ावा नहीं दिया जाता है। कर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, सरकारें उड़ियारे को कम करके या समाप्त करके डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने का प्रसार कर सकते हैं। संक्षेप में उड़ियारे का आवश्यक शुल्क है जो कार्ड से भुगतान को संभव बनाता है। यह शुल्क को संसाधित करते हैं। अप्रवासी तत्वों द्वारा दी जा रही ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं, भारत द्वारा 6% समकरण कर लगाए जाने के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? अगर यह आयकर अधिनियम के भाग के रूप में लागू किया गया है तो ये क्या है, विदेशी व्यापारियों पर लगाया जाता है, तो ये भारत के कर अधिनियम के अंतर्गत नहीं लगाया गया था, तो ये कथन गलत है। अगर भारत में विज्ञापन सेवा देने वाले अप्रवासी तत्व अपने गृह देश में दोहरे कराधान से बचाव समझौते के अंतर्गत टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं, तो ये यदि भारत का जो कर का नियम है उसके अनुसार लगाया जाता, ठीक है, तब तो ये छूट जो है अपने देश में वो प्राप्त कर सकते हैं। बट कर का जो मेन नियम है उसके अनुसार ये नहीं लगाया जाता है, जिसके कारण वहां पे वो क्लेम नहीं कर पाते हैं, तो ये कथन भी क्या है, गलत है। यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कर यह कथन गलत है, समाकलन कर को वित्त अधिनियम 2016 के माध्यम से अलग से लागू किया गया था, न कि आयकर अधिनियम के भाग के रूप में। आयकर अधिनियम के भाग के रूप में लागू किया जाता तो वो क्लेम किया जाता। कर यह आयकर अधिनियम में संशोधन करके शामिल भी नहीं किया गया था। दूसरा क्या है, तो दूसरा ये कथन भी तो गलत है, ज्यादातर दोहरे कराधान से बचाव समझौते आयकर पर लागू होते हैं, न कि समकरण कर जैसे अलग से लगाए गए करों पर। इसलिए विदेशी कंपनियां आमतौर पर समकरण कर के लिए अपने गृह देश में टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर सकती है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है कि राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन समीक्षा समिति के प्रतिवेदन में सिफारिश की गई है कि वर्ष 2023 तक, ये ध्यान देना है 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2018 के 19 का क्वेश्चन है, तो उस वक्त के लिए कहा गया था कि 2023 तक केंद्र एवं राज्य सरकार को मिलाकर ऋण जीडीपी अनुपात 60% रखा जाए, जिसमें केंद्र सरकार के लिए यह 40% तथा राज्य सरकार के लिए 20% हो। तो जहां तक ये है, पहला कथन सही होना चाहिए उस वक्त के लिए, ठीक है। दूसरा है कि राज्य सरकार के जीडीपी में 49% की तुलना में केंद्र सरकार के लिए जीडीपी का 21% घरेलू दिया जाता है, तो इसका परसेंटेज क्या है, गलत है, ठीक है। उस वक्त क्या करंट है, लेकिन क्वेश्चन क्या है वो हम यहाँ देख लेते हैं। भारत सरकार के संविधान के अनुसार यदि किसी राज्य के पास केंद्र सरकार की बकाया देयताएं हैं तो उसे कोई भी ऋण लेने से पहले केंद्र सरकार से सहमति लेना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये कथन क्या है, सही है। तो 1 और 3 सही होना चाहिए, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। तो क्या है, उस वक्त का डेटा है इसलिए इसको नहीं देखेंगे, और दूसरा गलत क्यों था, मतलब इसको नहीं देखेंगे, सही है उस वक्त के लिए, ठीक है। दोबारा तो उस वक्त के लिए आएगा नहीं, अभी के अनुसार जो आएगा आप उसको देख सकते हैं। तो केंद्र सरकार के पास जीडीपी की 46.1% की घरेलू दिए जाते हैं और जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, जबकि राज्यों की सरकारी देयताएं मार्च 2016 के अंत में बढ़ाकर कितना हो गया था, इतना हो गई थी। तो उस वक्त के लिए क्या है, दूसरा कथन जो परसेंटेज दिया था वो गलत है, लेकिन ये जानने योग्य है बाद में भी यूज हो सकता है। कर संविधान के अनुच्छेद 293 में ऋण लेने की शक्ति से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 293 के अनुसार क्या है, एक राज्य केंद्र सरकार की सहमति के बिना ऋण नहीं ले सकता है। यदि केंद्र सरकार ने राज्य को कोई ऋण दिया है और वो अभी भी बकाया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले 5 वर्षों में आयातित खाद्य तेलों की मात्रा खाद्य तेलों के घरेलू उत्पाद से अधिक रही है। तो ध्यान देना है, भारत अभी भी खाद्य तेलों के रूप में, ये 2017-18 की बात है, और अभी भी क्या है, तरह से कहा जाए तो आत्मनिर्भर नहीं है, आयात करना पड़ता है। तो पिछले 5 वर्षों में, तो ये 2017 के अनुसार या 18 के अनुसार देखेंगे तो 5 वर्षों में 13 से लेकर कुछ, ठीक है। तो पिछले 5 वर्षों में आयातित खाद्य तेलों की मात्रा खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन से अधिक रही है, मतलब घरेलू उत्पादन भारत में जितना उत्पादन होता है उससे अधिक आयात करना पड़ता है। तो ये कथन सही है। सरकार विशेष स्थिति के तौर पर सभी आयातित खाद्य तेलों पर किसी प्रकार का सीमा शुल्क नहीं लगाती है। तो सीमा शुल्क की बात यदि किया जाए तो तेल ये सब पे हमेशा लगाया ही जाता है कुछ ना कुछ प्रतिशत। तो ये कथन क्या है, सही है। परसेंटेज कितना है वो देखेंगे।
तो दूसरा कथन गलत है, पहला सही है। तो भारत खाद्य तेलों का एक प्रमुख आयातक है पिछले कुछ वर्षों में। चलिए ये बात नहीं, ये एक पॉइंट सिर्फ देख लेते हैं। दो प्रमुख खाद्य तेलों जैसे अर्थात कच्चे सूरजमुखी और बीज का तेल और कच्चे कैनोला रेपसीड सरसों पर शुल्क 25% है, जबकि कच्चे सोयाबीन के तेल में 30% शुल्क है। तो ये सब शुल्क जो है लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? तो ये सिंपल सा आंसर यही है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, जिसको बोलते हैं नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई भारत में सभी एटीएम को आपस में जोड़ता है। एनपीसीआई एक अम्ब्रेला संगठन है जो भारत में सभी खुदरा भुगतानों और निपटान प्रणालियों के लिए उत्तरदायी है। यह एटीएम नेटवर्क के इंटरकनेक्शन, प्रबंधन और संचालन के लिए जिम्मेदार है, जिससे विभिन्न बैंकों के ग्राहक किसी भी एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर है ये सब तो इससे रिलेटेड नहीं है, तो है क्या, यह भारत में बैंकों का एक संगठन है, लेकिन यह एटीएम नेटवर्क को सीधे राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेप लिमिटेड एनएसडीएल क्या है, यह भारत में प्रतिभूतियों के लिए एक डिपॉजिटरी है और इसका एटीएम नेटवर्क से कोई संबंध नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में आप भली जानते हैं, यह भारत का केंद्रीय बैंक है और वित्तीय प्रणाली को विनियमित करता है, लेकिन यह एटीएम नेटवर्क को सीधे नहीं जोड़ता। आरबीआई एनपीसीआई को मार्गदर्शन और दिशा निर्देश प्रदान करता है। लिखित कथन पर विचार कीजिए। पूंजी पर्याप्तता अनुपात CAR, CRR मीन्स CAR वह राशि है जिसे बैंकों को अपनी निधियों के रूप में रखना होता है, जिसे वे यदि खाता धारकों द्वारा देयताओं का भुगतान नहीं करने से कोई हानि होती है तो उसका प्रतिकार कर सके। तो ये बात सही है। यानी उसके पास बैंक है, उसके पास एक पूंजी होता है और एक कुछ प्रतिशत वो धन को रखता है। ठीक है, ताकि कुछ यदि बैंक में होता है तो वो क्या है, जनता को कितना धन लौटा सकता है, इसको देखकर भी लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं कि किसका CAR बेहतर है, ये भी ध्यान देना है। तो पूंजी पर्याप्तता अनुपात वही होता है जोखिम को जो संभाल सकने में सक्षम बैंक है और उसके लिए वो धन जो रखे हुए है वही होता है पूंजी पर्याप्तता अनुपात। CAR का निर्धारण प्रत्येक बैंक द्वारा अलग अलग किया जाता है। CAR प्रत्येक बैंक का अलग अलग होता है, बट ये खुद बैंक के द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है, इसको केंद्रीय बैंक मतलब कि RBI निर्धारित करेगा। ठीक है, तो पहला कथन तो सही करेंगे, दूसरा कथन क्या हो जाएगा, गलत। तो पहला कथन क्या हो जाएगा, सही। तो वही है कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात, जिसे पूंजी जोखिम भारित संपत्ति अनुपात CRAR के रूप में भी जाना जाता है, एक बैंक की जोखिम भारी संपत्ति के संबंध में उसकी पूंजी का माप है। यह अनिवार्य रूप से पूंजी की वह राशि है जिसे बैंकों को संभावित नुकसान सुरक्षित रखना आवश्यक होता है। जैसे कि जब उधारकर्ता अपने ऋण पर चूक करते हैं तो ये तो दूसरा है कि जब कि बैंक विशिष्ट जोखिमों और परिसंपत्तियों के आधार पर अपनी CAR आवश्यकताओं की गणना करते हैं। न्यूनतम CAR आवश्यकताओं को नियामक अधिकारियों द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसे कि भारत में भारतीय रिजर्व बैंक ये काम करेगा। ये आवश्यकताएं यह सुनिश्चित करने के लिए है कि सभी बैंक दिवालिया होने से बचाने के लिए पर्याप्त पूंजी बनाए रखे। विभिन्न बैंकों के लिए विशिष्ट CAR आवश्यकताएं उनकी जोखिम प्रोफाइल के आधार पर भिन्न हो सकती है, लेकिन न्यूनतम स्तर केंद्रीय नियामक द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। खुद बैंक बात को ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। तो पूंजी पर्याप्तता अनुपात के बारे में थोड़ा और यदि जानकारी चाहते हैं तो आप इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, जनरली CRR में होता क्या है, तो टियर 1 पूंजी होता है और टियर 2 पूंजी होता है। टियर 1 पूंजी और टियर 2 पूंजी में क्या क्या आते हैं वो देखना जरूरी है। तो टियर 1 पूंजी क्या होता है, यह बैंक की मुख्य पूंजी होती है और इसमें इक्विटी पूंजी, इक्विटी कैपिटल और आरक्षित निधि यानी रिजर्व शामिल होती हैं और यह पूंजी बैंक को सबसे अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। टियर 2 पूंजी क्या है, यह पूरक पूंजी होती है, इसमें पुनर्मूल्यांकन, आरक्षित, हाइब्रिड पूंजी वितरण और अधिनिष्ठ ऋण भी होते हैं। जोखिम भारित संपत्ति क्या होता है,
कर वे संपत्तियां जिनके उनके जोखिम के स्तर के अनुसार भारित किया गया। यानी कि अलग अलग प्रकार की संपत्तियों के लिए कितना कितना परसेंट जोखिम भारित वो बैंक रखेगा, ये भी देख लीजिए। कर वे संपत्तियां जिन्हें उनके जोखिम के स्तर के अनुसार भारित किया गया है। उदाहरण के लिए नकद को 0% जोखिम भार दिया जाता है, जबकि सुरक्षित ऋणों को 100% जोखिम भार दिया जा सकता है। यहाँ पे है जोखिम भारित संपत्ति। यहाँ पे देखिए नगद और सरकारी प्रतिभूतियां, इसको 0% जोखिम भार दिया जाता है, लेकिन दिया जाता मतलब इसके लिए क्या है, प्रतिशत के रूप में धन नहीं रखा जाता बैंकों के लिए। बैंकों में आवासीय बंधक रेसिडेंशियल मॉर्टगेज कर 50% जोखिम भार। फिर है कॉर्पोरेट ऋण, ये 100% जोखिम भार को भारित करता है। फिर एक गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, जिसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए बोलते हैं, यह 100% या अधिक जोखिम भार, यानी 100% से अधिक भी इसके लिए जोखिम भार होता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में माल के भौगोलिक संकेत ने रजिस्ट्रेशन और संरक्षण अधिनियम 1999 को निम्नलिखित में से किससे संबंधित दायित्वों के अनुपालन के लिए लागू किया गया है। भारत में माल के भौगोलिक संकेत, ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडेक्स जिसको बोलते हैं, जीआई, ये किससे संबंधित दायित्व के अनुपालन के लिए लागू किया गया था, तो WTO। भारत में माल के भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 को विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधित पहलुओं समझौते के तहत दायित्वों को पूरा करने के लिए अधिनियमित किया गया था। TRIPS समझौते में भौगोलिक संकेतों के संरक्षण के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं और भारत ने इस अधिनियम के माध्यम से अपने राष्ट्रीय कानून में इन मानकों को लागू किया है। ठीक है, 8वां नंबर यदि हम देखना चाहें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राज्य सरकारों को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है। तो कुछ समय पहले तो नहीं था, लेकिन अब है। भारत में राज्य सरकारों को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार है, तो यहाँ नहीं है। इस कारण से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कितने कथन सही है यही ढूंढना है। आंध्र प्रदेश में झारखंड में सोने की खदानें नहीं है, तो ये कथन भी गलत है। ये अपने नदियों में कुछ नदियां हैं, उसमें से क्या है प्राप्त करने का काम करते हैं, तो ये यहाँ पे नहीं है। इस कारण से ये भी गलती हो जाएगा। राजस्थान में लोएस की खदानें हैं, तो ये सही है। क्वेश्चन 2018 के आसपास का है। तो खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 57 के अनुसार राज्य सरकारों को अपने अधिकार क्षेत्र में गैर कोयला खनिजों की नीलामी करने का अधिकार है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में झारखंड में सोने की खदानें नहीं है, तो ये कथन गलत है। खदानें हैं, झारखंड में कुछ महत्वपूर्ण सोने की खदानें हैं और मौजूद हैं। ठीक है, राजस्थान में लोह एस की खदानें, तो राजस्थान में लोह के एस के भंडार हैं और राज्य में कई लोहे की खदानें मौजूद हैं। कहाँ कहाँ है फिलहाल वो आप देख लीजिएगा। डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्वेश्चन जहां तक सीट तो हमने कर दिया, बट ये ज्योग्राफी में ज्यादा बेहतर फिट करेगा, तो हमने ध्यान नहीं दिया। ये तो इकोनॉमिक्स से उतना रिलेटेड है भी नहीं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पूरा गया फिर भी। आइए देखते हैं। डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भीम ऐप उपयोग करने वाले के लिए यह ऐप यूपीआई सक्षम बैंक खाते से किसी धन का हस्तांतरण करना संभव बनाता है। तो सही है ये बात। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कथन 2 में कि जहाँ एक चिप पिन डेबिट कार्ड में प्रमाणीकरण के 4 घटक होते हैं। एक क्या है, एक चिप पिन डेबिट कार्ड। ठीक है, डेबिट कार्ड होता है, उसमें एक क्या है चिप टाइप का कुछ होता है। ठीक है, उसके यहाँ पे प्रमाणीकरण का 4 घटक होते हैं, 4 प्रकार से उसको हम प्रमाणीकरण कर सकते हैं, ऐसा बोल रहा है। लेकिन भीम ऐप में प्रमाणीकरण के सिर्फ 2 घटक होते हैं। तो मुख्य रूप से दोनों में क्या है 3 घटक ही होते हैं। 3 घटक दोनों में होते हैं। इस कारण से एक गलत होगा, कथन एक सही होगा। क्या है भीम, ये तो पहला कथन सही है, इसको छोड़ देते हैं। दूसरा कथन देखते हैं क्या बोल रहा है। एक चिप पिन डेबिट कार्ड,
या फिर क्रेडिट कार्ड में प्रमाणीकरण के लिए सामान्यतः 3 घटक होते हैं। कार्ड जो आपके पास है, पहला घटक ये हो गया। चिप जो आपके पास है और जो एन्क्रिप्टेड जानकारी प्रदान करता है। दूसरा कथन ये होना चाहिए। तीसरा है पिन जो आप जानते हैं। तो ये 3 घटक जो है प्रमाणीकरण का भाग है। एक तो कार्ड है आपके पास, सबसे पहला चीज, तो कार्ड नहीं रहेगा तो फिर उसका यूज नहीं होगा, पहला हो गया। कर जो आपके पास है उसमें जो चिप है, तो चिप में कुछ एन्क्रिप्शन करके जानकारी डाला होता है। तीसरा जो है पिन है, ये हो गया। कर भीम ऐप में प्रमाणीकरण के भी 3 महत्वपूर्ण घटक है। ये तो कार्ड से, डेबिट कार्ड से रिलेटेड बात कर लिया, लेकिन भीम ऐप को करके यूज करेंगे तो भीम ऐप में भी प्रमाणीकरण के भी 3 घटक महत्वपूर्ण होते हैं। पहला डिवाइस जो आप मोबाइल से यूज कर रहे हैं, तो डिवाइस जो आपके पास है पहला। यूपीआई पिन जो आप जानते हैं, दूसरा प्रमाणीकरण का पॉइंट है। फिर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण जो आप हैं यदि सक्षम किया गया है। मतलब यहाँ पे ये दोनों में अंतर है। पिन तो जान ही रहे हैं, एक तो आपका जो पेमेंट का पिन है वो रहेगा, एक डिवाइस में आपका वो ऐप आप यूज कर रहे हैं। तीसरा है बायोमेट्रिक, मतलब कि आप उसको मोबाइल में जो है मोबाइल का जो लॉक है उसका सुरक्षा में आप बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में कुछ भी हो सकता है। फेस लॉक लगा दीजिए, हाथ का बायोमेट्रिक लगा दीजिए, पिन लगा दीजिए, लेकिन वो एक ही माना जाएगा। और कुछ मामले में यूपीआई पिन को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से बदला जा सकता है, लेकिन प्रमाणीकरण के 3 मूलभूत घटक बने रहते हैं। इसीलिए भीम ऐप में प्रमाणीकरण के लिए 2 घटक होने का दावा पर क्या है, गलत है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 138 एवं 182 अभी समय किससे संबंधित है, तो ये बाल श्रम से संबंधित है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यह रोजगार के लिए न्यूनतम आयु से संबंधित है, या राज्यों से रोजगार या काम के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित करता है। कितना अभी समय 138, ठीक है, जो बच्चों के पूर्ण विकास के लिए हानिकारक ना हो। फिर अभी समय 182 कर यह बाल श्रम के सबसे खराब रूपों से संबंधित है। यह राज्यों से बाल श्रम के सबसे खराब रूपों को समाप्त करने के लिए तत्काल और प्रभावी उपाय करने का आह्वान करता है। इसमें गुलामी, वेश्यावृत्ति और खतरनाक काम जैसे कार्य शामिल हो सकते हैं। यानी कि ऐसे जगह काम जहाँ पे क्या है, उचित जगह ना हो, खतरनाक हो, बच्चों के लिए डेंजरस जगह जैसे पटाखे ये सब का फैक्ट्री है वहाँ काम ना करे, और भी कुछ ऐसे जगह हो सकता है वहाँ बच्चे काम ना करे। तो ये बाल श्रम से रिलेटेड है 182, ठीक है। और 138 मेनली न्यूनतम आयु ये सब निर्धारित करता है, और ये जोखिम को दिखता है 182। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। क्या है उपयुक्त में कौन एक आसियान के मुख्य व्यापार भागीदारों में से है। इसमें ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, भारत है, जापान है, यूएसए और कनाडा यहाँ पे नहीं, ठीक है। तो ये आ रहा है ऑप्शन सी में। तो ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, भारत है, जापान है, साथ ही साथ न्यूजीलैंड है, दक्षिण कोरिया है, ठीक है। ये है, ये है, आई है, जे है, एन है, न्यूजीलैंड है, और दक्षिण कोरिया है तो इसको बोलेंगे साउथ कोरिया, ठीक है। इसके इसको रख सकते हैं साउथ कोरिया। अब इस अक्षर को आगे पीछे करके जो बेहतर आपको लगता है कि याद रख सकते हैं, ट्रिक बना सकते हैं और याद रख सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, चीन, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया करें। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान ये चारों तो आंसर हो जाएगा। कनाडा, यूएसए, आसियान के मुख्य व्यापार भागीदार में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैध मुद्रा के अर्थ को सही वर्णित करता है। लीगल टेंडर मनी, न्यायालय में विधिक मामलों के लिए फीस चुकाने में जो मुद्रा दी जाती है, तो ये सटीक आंसर नहीं है। लीगल टेंडर मनी है तो वो तो दिया जाएगा सब जगह, बट सही तरह से लीगल टेंडर मनी को डिफाइन कौन करता है। तर वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों के निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है।
सरकार द्वारा कोई मुद्रा जो जारी किया गया है वो लीगल टेंडर मनी है, उसको लेने से कोई मना नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये सही डिफिनेशन है। चेक ड्राफ्ट, चेक है, ड्राफ्ट है, विनिमय बिल है आदि के रूप में बैंक मुद्रा है। तो ये सब जो है आप मना कर सकते हैं कि हम चेक नहीं लेंगे, बट रुपया जो मुद्रा है, सिक्का है या फिर नोट का जो है, उसको आप लेने से मना नहीं कर सकते हैं। तो ये चेक को आप मना कर सकते हैं, ये लीगल टेंडर मनी में नहीं आता है। ड्राफ्ट को भी लीगल टेंडर मनी में नहीं आता है। विनिमय बिल ये सब लीगल टेंडर मनी में नहीं आता है। आपकी इच्छा पर है कि हाँ हम स्वीकार करेंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, फिर किसी देश में चलन में धातु मुद्रा, किसी देश में चलन में धातु मुद्रा लीगल टेंडर मनी है, बट सबसे सही सटीक आंसर ये है। धातु मुद्रा का अपना एक लिमिट होता है कि कौन सी मुद्रा को कितना आप कहीं पे कर सकते हैं। जैसे 50 पैसा से लेकर अभी 50 पैसा से जहाँ तक हमको ध्यान में है, अभी उसको लीगल टेंडर मतलब कि बंद नहीं किया गया है। मतलब मार्केट से व्यवहारिक रूप से शायद आउट तो जरूर हो गया है, बट बंद नहीं हुआ है। फिर इसको देख लेंगे, जहाँ तक पहले से हमको ध्यान में था तो वही है। लेकिन ये सब सिक्का का जो भुगतान है, एक लिमिट होता है कि आप इतना इतना तक कर सकते हैं। कभी हमने इसके बाद किया था, फिलहाल अभी ध्यान नहीं है कि किस मुद्रा को हम कितना पे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छा आंसर यही है। फिर वैध मुद्रा लीगल टेंडर मनी वह मुद्रा होती है जिसे सरकार द्वारा कानूनी रूप से भुगतान के साधन के रूप में मान्यता दी जाती है और जिसे ऋणदाता अपने दावों के निपटारे में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति वैध मुद्रा में ऋण चुकाने की पेशकश करता है तो ऋणदाता उसे अस्वीकार नहीं कर सकता है। कभी कभी आप मोबाइल इशू की वीडियो देखते होंगे कि मोबाइल खरीदने के लिए कोई गया और एक बोरा सिक्का लेकर चला गया, तो एक बोरा सिक्का आप ले जाकर उस दुकानदार को नहीं दे सकते हैं, वो मना कर सकता है, उतना सिक्का देने का नहीं है। 1000 सिक्का के आसपास ही कुछ है, तो डेटा हमको फिलहाल ध्यान नहीं है, लेकिन वो एक बोरा जो लेकर जाता है वो उतना स्वीकार करने का नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। यदि सरकार द्वारा कोई वस्तु जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है तो ये कथन है कि कोई वस्तु सरकार द्वारा किसी को निःशुल्क दिया जा रहा है तो प्रत्यक्ष रूप से उस व्यक्ति को तो जरूर मिल गया निःशुल्क, लेकिन उसका जो लागत भार है, विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से कर देने वाली जनता को अंतरित कर दिया जाता है। मतलब इसका भार जो है किस पे डाल दिया जाता है, जो कर देने वाली जनता है उस पे डाल दिया जाता है। सरकार वहां से इसे चुकता कर लेती है। तो यही कथन यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि सरकार द्वारा कोई वस्तु जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है तो विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से कर देने वाली जनता को अंतरित कर दिया जाता है। समझ सकते हैं कि जब सरकार किसी वस्तु को जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उस वस्तु को बनाने या उपलब्ध कराने में कोई लागत नहीं आई है। वास्तव में उस वस्तु को बनाने में साधनों का उपयोग तो हुआ है जिनकी एक विकल्प लागत होती है, यानी उन संसाधनों का उपयोग किसी अन्य वस्तु या सेवा को बनाने में किया जा सकता है। चूंकि वस्तु जनता को निःशुल्क दी जा रही है, इसलिए उपभोक्ता सीधे तौर पे उस वस्तु के लिए भुगतान तो नहीं कर रहा है, यानी जिसको दिया जा रहा है वो तो उपभोक्ता है ही, और इसके बजाय उस वस्तु की लागत करदाताओं द्वारा वहन की जाती है। इसका मतलब है कि विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से कर देने वाली जनता को अंतरित कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये कथन का मतलब यही था। आगे चलते हैं। निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास के उच्च दर का संकेत नहीं करती है। कह रहे हैं पे एब्सोल्यूट रूप से क्या है, अर्थव्यवस्था का विकास हुआ हो, प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी में वृद्धि भी हुआ हो, फिर भी कर आर्थिक विकास के उच्च दर का ये वास्तविक संकेत नहीं है यदि क्या हो जाता है कि निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती है। तो इसको आप सामान्य रूप से समझ सकते हैं। मान लेते हैं जीएनपी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बढ़ गया। अभी क्या है, लगभग भारत में ध्यान नहीं है, फिर भी 1.5 लाख के ऊपर शायद आपको प्रति व्यक्ति आय बताया जाएगा। नहीं, सालाना ये होता है, 1 महीने का नहीं होता। फिर भी क्या लगता है, 1.5 लाख नहीं, 2 लाख के आसपास
2 लाख के आसपास, अब प्लस में चला गया होगा, 1.5 लाख तो पहले था। तो ये वास्तविकता नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों के पास धनों की मात्रा अधिक है, अब उसका जब परसेंट औसत निकाला जाएगा, मैथ तो बेईमानी ही करता है, उसका जब औसत निकाला जाता है तो वो क्या हो जाता है, प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी को वृद्धि में तो दिखा दिया, लेकिन यदि निर्धनता और बेरोजगारी अभी भी देश में यदि है तो क्या होगा, ये वास्तविकता नहीं है, ऐसा कह रहा है। चलिए आगे देखते हैं। करा निरपेक्ष और प्रति व्यक्ति वास्तविकताएं की वृद्धि आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण संकेत है, लेकिन वे अकेले ही विकास की समग्र तस्वीर को नहीं दर्शाते हैं। आर्थिक विकास को सही मायने में सफल तभी माना जाता है जब इसका लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे और जीवन स्तर में सुधार हो। यदि जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन साथ ही निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब है कि विकास समावेशी नहीं है, ठीक है। विकास का लाभ कुछ ही लोगों तक सीमित है जबकि गरीब और बेरोजगार लोग पीछे छूट रहे हैं। फिर है आय का समान वितरण। जीडीपी में वृद्धि का मतलब यह नहीं है कि आय समान रूप से वितरित हो रही है। वास्तव में यह संभव है कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं जबकि गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। फिर जीवन स्तर में सुधार नहीं। अब जीएनपी भी बढ़ गया लेकिन लोगों के जीवन स्तर में यदि सुधार नहीं हुआ तो ये भी वास्तविकता नहीं है। यदि लोग बेरोजगार हैं या गरीबी में जी रहे हैं तो वे जीएनपी में वृद्धि से लाभान्वित नहीं होंगे, उनका जीवन स्तर बेहतर नहीं होगा। इसलिए यदि निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है, निरपेक्ष और प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंचाई दर का संकेत नहीं देती है, ठीक है। छवि और थोड़ा देख लेते हैं। विकल्प क्या था, औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाता है, ये आप देख लीजिएगा। चलिए आइए, उस पॉइंट का मेन अर्थ वही था। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में की जाती है जिसके द्वारा, पहला कथन है, किसी देश के व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय कर पाते हैं। तो मानव पूंजी का निर्माण सिर्फ क्या है, पूंजी का संचय करने से होता नहीं है। पहला कथन तो गलत हो जाएगा। प्रदेश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तर और क्षमताओं में वृद्धि होती हो तो ये मानव पूंजी का निर्माण हो रहा है। गोचर धन का संचय हो पाता है, तो यहाँ भी वही चीज है। गोचर धन मतलब जो धन है, रुपया, ये सब, ठीक है। धन दौलत ही गोचर धन होगा, बट अगोचर धन जो दिखने वाला धन नहीं है, नहीं दिखने वाला धन यही है। कहाँ गया था पहला पॉइंट में, ज्ञान कौशल स्तर क्षमता, ये सब अगोचर धन का उगाते हैं। 2 और 4 यदि अगोचर धन का संचय हो रहा है तो यह मानव पूंजी का निर्माण हो जाएगा। तो ऑप्शन सी। मानव पूंजी निर्माण ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का तात्पर्य किसी देश की जनसंख्या के ज्ञान कौशल क्षमता और स्वास्थ्य में सुधार करने की प्रक्रिया से, यह आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। तो हमने सब लगभग समझा ही दिया। यहाँ पे गोचर धन का संचय हो पाता है तो गोचर धन भौतिक संपत्ति जैसे मशीनरी है, इमारतें हैं, बुनियादी ढांचे को संदर्भित करता है, तो ये सब भी क्या है, गोचर धन में आएंगे। जबकि मानव पूंजी निर्माण अधिक विकास को बढ़ावा दे सकता है जिससे गोचर धन का संचय हो सकता है, लेकिन यह मानव पूंजी निर्माण की प्राथमिक परिभाषा क्या है, यदि गोचर धन का संचय हो रहा है तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे। उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किसी कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाता है। यहाँ भी पहले जैसा ही कुछ आंसर क्वेश्चन है कि उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि परिमाणित नहीं हो पाता है। पहले आंसर ढूंढ लेते हैं। कमजोर प्रशासन तंत्र के कारण ऐसा होता है या निरक्षरता के कारण होता है, तो ये सब तो उसको लागू करने या फिर कुशलता की बात कह रहा है। बट आगे देखते हैं, क्या उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण ऐसा हो रहा है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्टर है उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात। तो ये क्या होता है, प्रति इकाई किसी भी प्रोडक्ट के उत्पादन में यदि खर्च ज्यादा वहन हो रहा है तो उस कारण से ये जो पूंजी निर्माण है, ठीक है, बहुत अधिक बचत हो रहा है तो बचत को निवेश ही किया जाता है। लेकिन कंडीशन यदि ये पैदा हो जाता है तो वो लाभदायक नहीं हो सकता है
उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकता है क्योंकि खर्च अधिक अधिक हो जाता हो। ठीक है, उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात उसी को बोलते हैं। मान लेते हैं भारत के पास, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, पेट्रोलियम की खजाना खदान भंडार पता चला है, बट उसको प्रोसेसिंग करके निकालने में जो खर्च आएगा उससे कम रुपए में यदि वो कहीं से इंपोर्ट कर पा रहा है तो वो उचित होगा, क्योंकि खुद के देश का यदि वो प्रोसेस करके निकाल रहा है तो उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात हो जाएगा, तो वो करना नहीं चाहेगा, तो वही है उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात। बचत वाली अर्थव्यवस्था का मतलब है कि देश अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा बचत कर रहा है जो निवेश के लिए उपलब्ध है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सिद्धांततः रूप में इसे पूंजी निर्माण यानी पूंजीगत वस्तुएं जैसे मशीनरी उपकरण और बुनियादी ढांचे का निर्माण में वृद्धि होनी चाहिए, तो बदले में उत्पादन वृद्धि को बढ़ावा तो दे सकता है, लेकिन अगर उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात है तो इसका मतलब है कि उत्पादन की इकाई प्राप्त करने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में निवेश किया गया प्रत्येक रुपया जो है उत्पादन में कम वृद्धि उत्पन्न करता है, तो जो हमने समझाया वही है। अब यहाँ पे कुछ इसका फैक्टर दे रहा है कि उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात के क्या कारण हो सकते हैं, तो बोल रहा अप्रचलित तकनीक यानी ऐसा टेक्नोलॉजी जो चलन में ना हो। यदि देश पुरानी और अक्षम तकनीकों का उपयोग कर रहा है तो उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता भी हो सकती है। अकुशल श्रम, यदि श्रम बल अकुशल है तो पूंजीगत वस्तुओं का कुशलतापूर्वक उपयोग नहीं किया जा सकता है, जिससे उत्पादन कम होगा। फिर एक खराब बुनियादी ढांचा करें, यदि बुनियादी ढांचा जैसे सड़कें, बिजली, परिवहन खराब है तो पूंजीगत वस्तुओं के उपयोग करना अधिक कठिन और महंगा होगा। यह बर्बादी और भ्रष्टाचार करें, पूंजीगत वस्तुओं के निर्माण और उपयोग में बर्बादी और भ्रष्टाचार पूंजी उत्पादन अनुपात को बढ़ा सकते हैं। इसलिए उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होने के बावजूद उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात के कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाता है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की प्रतिभूतियों का प्रबंधन और प्रयोजन करता है, किंतु किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का नहीं। ध्यान देना है, सरकार की प्रतिभूतियों का प्रबंधन और प्रयोजन केंद्रीय बैंक राज्य का हो या देश का हो करता है आरबीआई। इस कारण से यहाँ पे गलत है। भारत सरकार कोष पत्र ट्रेजरी बिल जारी करता है और राज्य सरकारें कोई कोष पत्र या ट्रेजरी बिल जारी नहीं करता है, तो ये कथन सही है। कोष पत्र ऑफर अपने सम्मिलित से बट्टे पर जारी किया जाता है, तो ये कथन भी सही और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र और राज्य सरकार दोनों की प्रतिभूतियों का प्रबंधन और जारी करता है। आरबीआई अधिनियम 1934 को केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के लिए बैंक के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है। यदि कथन दूसरे की बात किया जाए तो भारत सरकार कोषागार बिल यानी ट्रेजरी बिल जारी करता है, जो अल्पकालिक ऋण साधन होता है। राज्य सरकारें ट्रेजरी बिल जारी नहीं करते हैं। कथन तीसरा क्या है, ट्रेजरी बिल छूट पर जारी किए जाते हैं यानी डिस्काउंट पर जारी किए जाते हैं। इसका अर्थ है कि उन्हें उनके अंकित मूल्य से कम कीमत पर बेचा जाता है। अंतर खरीदार का लाभ होता है जब बिल परिपक्वता पर अंकित मूल्य बनाया जाता है। हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी, जो अपेक्षाकृत हरित एवं और अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की क्रियाविधि है। आविर्भूत पढ़ेंगे ना, आविर्भूत हुई लिख दिया। हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी, जो अपेक्षाकृत हरित एवं और अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की क्रियाविधि है, आविर्भूत हुई है। तो ये किसके द्वारा हुआ है, यहाँ पे समझौता की बात किया जा रहा है। तो रियो डी जेनेरो में 2012 के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में ये हुआ था। तो हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी में रियो डी जेनेरो में संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन रियो 20 में शुरू किया गया था। यह हुआ था 2012 में। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ देखना है उपयुक्त में से किन किन न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने की है।
तो न्यूनतम समर्थन मूल्य उस वक्त का जो भी है, और अभी भी शायद उतना ही होगा, ठीक है। तो सुपारी को क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है? तो नहीं दिया जाता है। कॉफी को भी नहीं दिया जाता है, और हल्दी को भी नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2, 4, 5, 6, ये ऑप्शन बी में। तैस को दिया जाता है, उसमें कुछ अनाज है, तिलहन है, कुछ दलहन है, कुछ क्या है बोल सकते हैं, कपास, नारियल, ये सब फसल जो है वाणिज्यिक फसल जिसको कहते हैं वो है। तो वो शायद 4 है। आइए देखते हैं। तो सरकार द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष दोनों फसली ऋतुओं में कृषि पण्य पदार्थ हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा किया गया। और अब तक CSP 23 वस्तुओं के न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है, जिसमें 7 अनाज, धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ और रागी। अब यहाँ पे ज्वार, बाजरा, रागी लगभग एक जैसा ही फसल है, बट ये है इसमें अनाज में, ठीक है। तो ज्वार, बाजरा, रागी, जौ, मक्का, धान, गेहूं। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो है यही सब अनाज है। ये 7 अनाज को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है। 5 प्रकार की दालें, चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर। फिर है 7 तिलहन, मूंगफली, श्वेत सरसों, ठीक है, श्वेत सरसों और सरसों, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी, कुसुम, ये क्या है, निगरसीड, ये सब जो है तिलहन का प्रकार है। तो 7 तिलहन को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है। फिर 4 वाणिज्यिक फसलें, नारियल, गन्ना, कपास, कच्ची जूट। तो जोड़ लीजिए 7, 5, 12, 7, 19, 4, 23। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले दशक में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में के बैंकों में पूंजी के अंतर्वेशन में लगातार वृद्धि हुई है। तो ध्यान देना है, 2018 का क्वेश्चन है, तो इसके लिए पिछले दशक कौन सा हो जाएगा, 2001 से 2010 हो जाएगा, ठीक है। तो उस वक्त के लिए कथन सही था और अभी भी सही है। पिछले दशक में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी के अंतर्वेशन में लगातार वृद्धि हुई है। नहीं है सही, लगातार वृद्धि तो नहीं हुआ है, ये गलत होना चाहिए। फिर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुव्यवस्थित करने के लिए मूल भारतीय स्टेट बैंक के साथ उसके सहयोगी बैंकों का विलय किया गया है। तो ये किया गया था, ये कथन सही है, केवल 2 सही। पिछले दशक में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में पूंजीगत अंतर्वेशन में उतार चढ़ाव आया है, और ये स्वाभाविक है, इसको हम नहीं बोलेंगे कंटिन्यू हुआ है। किसी किसी देश में हालात हो सकता है कि कंटिन्यू बढ़ा हो, बट भारत में ऐसा होता नहीं है। कुछ वर्षों में वृद्धि हुई है जबकि कुछ वर्षों में कमी आई है, और यह बैंकों की वित्तीय स्थिति और नियामक आवश्यकताओं पर निर्भर करता है, लगातार वृद्धि नहीं हुई है, ठीक है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुव्यवस्थित करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ उसके सहयोगी बैंकों का विलय किया गया था। इससे ये देख लीजिएगा, अभी इस देखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अब 2025 में चल रहे थे, इसके लिए पिछला दशक 2011 से लेकर 2020 होगा। इसमें जो घटना आर्थिक रूप से घटा हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन रह सकता है। अब पिछला दशक की बात तो नहीं किया जा सकता है। तो आज के हमने 20 क्वेश्चन तो देख लिया, कल मिलते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन के साथ। तो इसी प्रकार से हमारे चैनल पे बने रहें, वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले दिन ज्योग्राफी के क्वेश्चन के साथ।